हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी हिंदी 2026 जो एग्जाम होने वाला है उसके टॉप 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला देखेंगे। इसमें आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें कुछ पीवाईक्यू है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, दोनों हम लोग मिक्स रखे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? और रैपिड फायर की तरह आप लोग देखिए, 1 से 2 बार देखेंगे क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। और यही हो सकता है, ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट करें। तो 1929 वर्ष से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन वर्ष। अब इसमें व्याख्या देखेंगे तो यह ग्रंथ मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नामक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो हिंदी का सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास माना जाता है, तो यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयं शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। स्वयं शंभू ने अपभ्रंश भाषा में राम कथा पौम चरित्र की रचना की थी, इसी कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध लोक गाथा मूलतः किस रासो काव्य का हिस्सा है? तो आलाखंड से जो प्रसिद्ध है वो परमाल रासो है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जगनी के द्वारा जो रचित परमाल रासो के एक ही खंड में आलाखंड कहा जाता है, जिसे चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो ऑप्शन बी परमाल रासो आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विद्यापति की वो कौन सी रचना है जिसे भाषा अवहट है? तो कृति लता की भाषा जो है वो अवहट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। विद्यापति ने कृति लता और कृति पताका की रचना अवहट भाषा में की थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि अगली बार से ये पूछ दे कृति पताका के बारे में, जबकि उनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन क्या करेंगे? तो बी कृति लता। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी 1565 ईस्वी में। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अपने चार पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप नामक की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। पद्मावत महाकाव्य में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन जो है वो मन का प्रतीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत को। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत एक रूपक काव्य है। इसमें चित्तौड़ शरीर का, रत्न मन का और सिंहल द्वीप हृदय का और पद्मावती बुद्धि यानी परम सत्ता का प्रतीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आप 1 से 2 बार देख लेंगे, वीडियो पूरा याद हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल फुल टॉस एजुकेशन पर उपलब्ध करा दी जाएगी, चाहे तो आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की, जिसका साहित्यिक अवधि है। इनमें कुल 7 कांड है। तो कांड भी पूछ देता है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका में अत्यधिक अलंकारिता और क्लिष्टता होने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काल का प्रेत कहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवि को कठिन काल का प्रेत कहा था। तो कौन थे? तो केशव दास थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शिवा बावनी और छत्रसाल दशा के रचयिता कौन है? तो भूषण जी हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। रीतिकाल में वीर रस के एकमात्र प्रमुख कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला की वीरता पर ग्रंथ लिखे थे। तो भूषण ऑप्शन ये है। तो शिव बावनी और छत्रसाल दशा के रचयिता कौन हो गए? तो भूषण जी हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल में गद्य के अप्रत्याशित विकास को देखते हुए जो 1900 से 1984 ईस्वी को गद्य काल को अब क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को तो गद्य काल कहा था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में ब्राह्मण पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में कानपुर के ब्राह्मण मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो प्रताप नारायण मिश्र को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष संभाला था? तो सरस्वती पत्रिका जो इनकी बहुत फेमस पत्रिका है 1900 में शुरू हुआ था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका संपादन संभाला और हिंदी खड़ी बोली को परिमार्जित किया। तो 1903 ईस्वी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं, आप ध्यान रखेंगे। कामायनी 1936 में कुल 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग जो है चिंता और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और कितने सर्ग हैं? तो 15 हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? तो चिदम्बरा में छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पंत जी को 1962 में मिला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है,
तो चिदम्बरा के लिए मिला था सुमित्रानंदन पंत को। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी के विद्रोही कवि थे। और सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोकगीत भी इनका है। तो ध्यान रखेंगे कुकुरमुत्ता अगर पूछ दे, राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा तो आप ध्यान रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1943 में आप देखेंगे अज्ञेय के संपादन में 7 कवियों की रचनाओं का जो संग्रह है तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, जहां से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध अंधा युग साहित्य किस विद्या की रचना है? तो गीति नाट्य की आप ध्यान रखेंगे। अंधा युग जो महाभारत के अंतिम दिनों पर आधारित एक गीति नाट्य काव्य नाटक है जो युद्ध में विभीषिका और मूल्य के पतन को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गीति नाट्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? अब बहुत पूछता भी है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछ देगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को मैला आंचल 1954 में इन्होंने लिखा था। हिंदी का पहला और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास जिसमें बिहार के मेरीगंज गांव की कथा है। तो अगर पूछ दिया मैला आंचल किसका है तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। हिंदी का पहला और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। और ये भी पूछ देगा कि बिहार के मेरीगंज गांव की कथा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत फेमस है मैला आंचल और कई बार भी रिपीट भी कर चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो होरी है। मुंशी प्रेमचंद के गोदान 1936 का नायक होरी है जो भारतीय किसान की व्यवस्था और त्रासदी का प्रतीक है। तो ऑप्शन सी आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना और की आत्मकथा का पहला भाग है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट भी करता है, नेट में भी पूछा जा चुका है। तो बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है। पहला भाग में क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं किस विद्या की रचना है? तो रेखा चित्र और संस्मरण। अब ध्यान रखेंगे ये महादेवी प्रसाद जी वर्मा जी की जो प्रसिद्ध रेखा चित्र संस्मरण जिसमें शोषित और उपेक्षित वर्ग की करुण गाथाएं इसमें रेखांकित की गई हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी है, रेखा चित्र और संस्मरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। विभावानुभाव अभिचारिणी संयोग दृष्ट निष्पत्ति, यह रस सूत्र किस आचार्य का है? तो आप देखेंगे आचार्य भरत मुनि का है। ठीक है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यह सूत्र दिया था जिसका अर्थ है विभाव अनुभाव और व्याभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति के कुल 3 भेद माने गए हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार क्या है? अभिधा मतलब साधारण अर्थ, लक्षणा मतलब लक्षित अर्थ और व्यंजना मतलब छिपा हुआ या व्यंग्य अर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुए छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो त है ये बार बार रिपीट कर रहा है और अगर त बार बार रिपीट करता है मतलब कि एक ही वर्ण अगर बार बार रिपीट करता है तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और यह वृत्यानुप्रास का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वह कौन सा अलंकार है? तो आप ध्यान रखेंगे उपमेय में अनुपान, जैसे कि अलंकार में जनु जानो मनु मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसका पहचानने का सबसे बढ़िया है कि जहां पे अगर कीवर्ड दिख जाए जनु जानो मनु मानो आपको दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, मानो यानी जानो या ऐसा था, मानो ऐसा था, मानो पृथ्वी गोल होती, तो जहां पर कीवर्ड दिख जाए आपको तब क्या करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बाण भट्ट की आत्मकथा साहित्य किस विद्या की रचना है? तो आप ध्यान रखेंगे उपन्यास। ऑप्शन बी हो जाएगा। नाम आत्मकथा होने के बावजूद यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन प्रकाश है। और एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मोहन प्रकाश के अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन और कालिदास के जीवन पर आधारित है जो आषाढ़ का एक दिन है। ये पूछ देता है कि कालिदास के जीवन पर आधारित इनमें से कौन सा नाटक है? तो आप ध्यान रखेंगे आषाढ़ का एक दिन भी है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यदि गद्य कवियों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध भी गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी मानते हुए प्रसिद्ध कथन कहा था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली मौलिक कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की कृत इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सूरदास
किस अपभ्रंश बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जी ब्रज भाषा के माने जाते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास ने सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की थी और उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट ये भी पूछ देता है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, भारत का अधिकांश लिपियां जिसमें देवनागरी भी शामिल है, इसका उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। तो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क ख ग ज फ ध्वनि जिनमें नीचे नुक्ता बिंदी लगा हुआ है किस भाषा से आई हुई हैं? तो अरबी फारसी की हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं जिन्हें शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषा में ग्रहण करने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये पीडीएफ आप फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और 2 बार आप वीडियो देखिए, एक बार आप ऑफलाइन रिवीजन कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद हैं? तो वाक्य रचना के आधार पर 3 भेद हैं। इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आप जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मोहर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस उर्मी, आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि आ और उ मिलकर ओ हो जाता है, या गुण संधि का उदाहरण है। तो उर्मी का अर्थ होता है लहर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है वो बाण भाट की है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कादम्बरी संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट गद्य काव्य है जिसकी रचना हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक हैं। यह संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संस्कृत के उत्तर रामचरितम नाटक के रचयिता कौन हैं? तो भवभूति हैं। भवभूति द्वारा रचित इस नाटक में राम के उत्तर जीवन, सीता निर्वासन आदि की कथा है। इसमें करुण रस की प्रधानता है, तो आप ध्यान रखेंगे भवभूति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। संस्कृत व्याकरण में पठंती वे सब पढ़ते हैं रूप किस प्रकार का लकार है? तो लट लकार यानी वर्तमान काल है। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप पठंती होता है। पढ़ता पढ़ती पठंती, पढ़ता पठंती पढ़ती पढ़ता पढ़त, पठामी पठावा पठामा, आप पढ़े होंगे। तो ये क्या है? पढ़ती पढ़ता पठंती, तो क्या है? बहुवचन में तृतीय है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैंने इसके लिए संस्कृत में क्लास भी लिया है और आगे भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप वहाँ से क्लास दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लट लकार वर्तमान काल। नेक्स्ट है 39। महाकाव्य किराता दुर्नियम के रचयिता कौन है? तो भारवी जी हैं। भारवी का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 18 सर्गों में शिव किरात वेश में अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है, तो ऑप्शन बी भारवी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त का है। और एक क्वेश्चन तो मतलब जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, बार बार कहीं ना कहीं यूपी के जो क्वेश्चन जिसमें हिंदी आते हैं रिपीट कर ही देता है, तो ऑप्शन बी विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में चाणक्य की राजनीतिक चालों का वर्णन है या संस्कृत का राजनीतिक प्रधान नाटक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस किसके द्वारा लिखा गया था? तो नहुस जो है वो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे जिन्होंने 1859 में नहुस नामक नाटक लिखा, इसे हिंदी का पहला नाटक भी माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार इसके लिए इनको जो आज्ञेय जी हैं इनको में क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1978 में इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना थी जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आधुनिक काल में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम बड़ा कवि किसे माना जाता है? तो जगन्नाथ रत्नाकर जो थे उनको ब्रजभाषा काव्य का अंतिम सबसे बड़ा कवि माना जाता है। ये अंतिम प्रौढ़ कवि हैं जिन्होंने उद्धव शतक एक उत्कृष्ट ब्रजभाषा की रचना की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो जो समूह का बोध कर रहा है वो कौन सा समास है? तो संख्यावाचक पहला पद यानी द्विविधि, जैसे पंचवटी है संख्यावाचक, 9 इसमें रत्न है, पृथ्वी 3 भुवन है आदि जो भी है द्विविधि समास है। इससे पहला वाक्य है, पहला जो वर्ड होता है वो संख्यावाचक होता है, पहला पद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार ग्रंथ क्या है? तो राम की शक्ति पूजा का पहला आधार क्या है? तो कृतिवास रामायण। निराला जी ने बंगाली भाषा की कृतिवास रामायण को आधार मानकर इस ओजस्वी कविता की रचना की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46।
कबीरदास की साखियों का भाषा मुख्य रूप से क्या है? तो सदुकड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी। आप ध्यान रखेंगे कबीरदास की भाषा राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण है, जिसे श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी और शुक्ल जी ने सदुकड़ी कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था सूरदास के गुरु का नाम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1910 में हुई थी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयागराज में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना हुई, जो वैष्णव भक्ति और समाज सुधारक से संबंधित है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली का प्रिय प्रवास को माना जाता है महाकाव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के कृत प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जिसे कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन है। ये जितने भी क्वेश्चन आज के थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको 1 से 2 बार देखेंगे पूरा याद हो जाएगा। और ये जो इसका जो पीडीएफ है वो फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। बाकी धन्यवाद।